बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जब भी इनको हम स्टडी करते हैं तो मोस्टली एब्रीविएशन के तौर पे हम इनको बीजेटी लिखा हुआ जो है वो हमें नज़र आता है। तो बीजेटी से मुराद बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो अभी जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डायोड जो है उसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। तो डायोड में बेसिकली हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो ट्रांजिस्टर में क्या होता है, हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं सेमीकंडक्टर की। दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, या तो दो पी टाइप होते हैं और एक एन होता है। ठीक है, एन जो बेसिकली इसके अंदर या तो पी एन पी का ऑप्शन होता है हमारे पास या एन पी एन का। तो इसमें जो एक सेंटर पार्ट होता है इसको हम बेस का नाम देते हैं। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ट्रांजिस्टर को अगर हम प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं या इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें हमें नज़र आता है कि इसमें ये थ्री लेयर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि या तो दो एन होंगे और एक पी होगा। ठीक है, मींस दो एन टाइप इसमें मटेरियल होंगे और एक पी टाइप होगा। ठीक है, या दो पी टाइप होंगे और एक एन टाइप होगा। तो इसको हम नाम देते हैं पी एन पी ट्रांजिस्टर या एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये दोनों इसकी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसको। इस तरह से इसकी फॉर्म होती है। इसमें जो सैंडविच होता है बेस वाला पोर्शन जो है इसकी विड्थ होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और ये लाइटली डोप्ड होता है, इतना हैवीली डोप्ड नहीं होता। इस ट्रांजिस्टर में जो नोट करने की चीज़ें वो ये हैं कि हम इसमें इसको यूँ कंसीडर कर सकते हैं कि इसमें दो डायोड जो हैं वो बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। ठीक है, इसको अगर हमने वैसे सिंप्लीफाई करना हो, इसको अंडरस्टैंड करना हो इसके प्रोसेस को, तो इसमें जो है वो कितने टर्मिनल हमें नज़र आ रहे हैं, एक, दो एंड थ्री, तीन। ठीक है, ये जो है एक बेस, ये वाला जो है हमारे पास एमिटर साइड होती है तो यूजुअली ये बेस है और ये कलेक्टर साइड होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी इस तरह से होगा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बाहर दो एन साइड है और ये पी साइड है। यहाँ पर बाहर पी टाइप है और दरमियान में ये बेस जो है वो एन टाइप है। तो इनको जब हम नेम करते हैं तो अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, जो एक साइड होती है उसको हम एमिटर कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे थी, जो मोस्ट राइट हैंड साइड पे थी उसको हम कलेक्टर का नाम देते हैं, जो सेंटर्ड पार्ट होता है उसको हम बेस का नाम देते हैं, मिडल सेक्शन को। तो प्रीवियस वन जो थी उसका हमने एक्चुअल जो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। अभी हम इसको सर्किट में जब इसका सिंबल यूज करते हैं तो हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। इसको मैं ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, इस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको। एक इस तरह से लाइन खींच के, एक ऊपर से और एक इस तरह से। ठीक है, इस एरो की डायरेक्शन से याद रखना है कि अगर तो एरो जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अगर एरो जो है वो इनसाइड पे हो तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। तो इसको जब भी हम देखते हैं इसको इस तरह से, यहाँ से ऊपर से इस तरह से होगा और बाहर जो है एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो ये कंप्लीट इसका सिंबल हो जाएगा। अब इसके जो है वो हम डिफरेंट टर्मिनल्स का जो हमने नाम असाइन करते हैं वहाँ से देख लेते हैं कि इसका कौन कौन सा जो पार्टिकल है उसको हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन ये जो हमारे पास है एरो वाली जो साइड है, इसको एरो से ही याद रखना है कि ये इसकी एमिटर साइड है। ठीक है, ये वाली जो साइड है इसको, ये एमिटर साइड है, दूसरी जो है वो कलेक्टर साइड होगी और ये वाली जो है वो बेस है। ठीक है, एमिटर जो होता है ये सप्लाई करता है कैरियर्स को। ठीक है, अगर तो जो है हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं तो ये जो है होल्स को सप्लाई करेगा। ठीक है, और अगर जो है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा, जो जंक्शन है उसको ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सप्लाई करेगा। तो बेसिकली ये जो होता है ये हमेशा जो है वो सप्लाई कैरियर के तौर पे यूज किया जाता है। कलेक्टर जो है वो हमारे पास क्या करता है, कलेक्टर के नाम से जाहिर है कि इसने कलेक्ट करने हैं चार्ज कैरियर जो एमिटर ने भेजे थे। तो ये हमेशा क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा। वो जो था वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस था विद रिस्पेक्ट टू बेस और ये हमेशा रिवर्स बाइस होता है विद रिस्पेक्ट टू बेस। अब जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो कलेक्टर जो है वो रिसीव करेगा होल्स को, अगर पीएनपी की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर जो है वो रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। बेस की हम जब भी बात करते हैं तो बेस हमारे पास बेसिकली जो है मिडल सेक्शन को हमने नाम दिया होता है कि बेस का। ठीक है, अगर तो दो पीएन जंक्शन है विच फॉर्म्स टू पीएन जंक्शंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर बेस। बेसिकली ये जो होता है इस तरह से दरमियान में जो बहुत छोटा सा पोर्शन हमें नजर आ रहा होता है सैंडविच होता है, बेसिकली इसको हम बेस का नाम देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं वो हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि ये है कि इसके तीन जो रीजन होते हैं या तीन टर्मिनल्स होते हैं इनको हमें नाम इनके याद रखने चाहिए। एक एमिटर है, दूसरा बेस है और थर्ड वन जो है वो कलेक्टर है। तो बेस जो होती है वो बहुत थिनर होती है और ये इसका जो एरिया होता है या रीजन होता है वो काफ़ी कम होता है।
एमिटर जो होता है वो हैवीली डोप्ड होता है, ये चीज़ भी याद रखें, एमिटर हैवीली डोप्ड होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर जो है वो सर्किट में इंजेक्ट कर सके, जबकि बेस जो है वो उसको हम लाइटली डोप कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसलिए लाइटली डोप इसको रखा जाता है ताकि जितने भी कैरियर इसके अंदर आए हैं वो सारे के सारे जो वो ऑलमोस्ट है वो कलेक्टर वाली साइड पे मूव करते हैं। कलेक्टर जो होता है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो इनका डोपिंग का जो फिनोमेना वो आपने याद रखना है, एमिटर जो है वो क्या है, हैवीली डोप्ड है, बेस जो है वो आपके पास लाइटली डोप्ड है, और कलेक्टर जो है वो मॉडरेटली है। मतलब तीन स्टेज हैं, एक हैवीली, एक मॉडरेटली और बेस जो है वो लाइटली। जंक्शन जो एमीटर और बेस के दरमियान जो जंक्शन होता है, एमीटर एंड बेस के दरमियान जो जंक्शन होता है उसको एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, इसको एमीटर डायोड का नाम भी देते हैं। और दूसरा जो होता है वो बेस एंड कलेक्टर के साथ का होता है, ठीक है, तो इसको हम कलेक्टर डायोड का नाम भी देते हैं। तो एमीटर डायोड या एमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है, और कलेक्टर डायोड या कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो हमेशा रिवर्स वाइज होता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो होता है एमिटर डायोड की जब हम बात करते हैं या एमिटर बेस की बात करते हैं वो बहुत कम होती है। वो इसलिए कम होती है ताकि सारे के सारे कैरियर जो है वो वहां से पास हो जाए, जबकि कलेक्टर डायोड की या फिर आप यूं कह लो कलेक्टर बेस की, क्योंकि कलेक्टर डायोड को और कलेक्टर बेस इसको हमने एक ही नाम दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो हाई होती है क्योंकि ये रिवर्स वाइज कंडीशन में होता है। ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जब भी हमने ऑब्जर्व करना हो तो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एन साइड है, ये भी एन साइड है, दरमियान में जो बेस है वो पी साइड है, तो यहाँ से एमीटर का करंट जो है वो इसमें से फ्लो कर रहा है। तो ये जो है ये हैवीली डोप्ड होता है, ये आपको मैं रिवाइज करा रही हूँ, ये लाइटली डोप्ड होता है और ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। तो उसमें से जितने भी कैरियर्स हैं एमिटर जो है वो इसमें इंजेक्ट करेगा, ऑलमोस्ट जो है ये सारे के सारे गुजर जाएंगे, बहुत कम है जो बेस में से गुजर के इधर से आई भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, ये एन वाली जो साइड है ये एन मतलब ये नेगेटिव साइड है, एन टाइप के साथ नेगेटिव वाला टर्मिनल अटैच है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज है। बेस के लिहाज से एमिटर जो है या एमिटर बेस जंक्शन जो होता है ये हमेशा फॉरवर्ड वाइज होता है, और ये वाला जो है ये रिवर्स वाइज होता है। तो इसमें ये ऑपोजिटली कनेक्टेड है, ये एन साइड जो है यहाँ पर पॉजिटिव के साथ अटैच है। तो ये चीजें जो वो याद रखने की हैं। अब अगर हमने एमिटर करंट को वैसे यहाँ से ऑब्जर्व करना हो तो इस तरह से है कि ये एमिटर करंट जो है वो स्प्लिट हो रहा है, किसमें, बेस में और आगे कलेक्टर में, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन अगर हमने लिखनी होती तो वो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी लिखेंगे। वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की हम बात करते हैं तो मीटर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो करते हैं पी साइड बेस की तरफ, और बेस जो है वो हाईली डोप नहीं होती, तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं होल्स के साथ, और बाकी जो है रिकम्बाइंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से जो थोड़ा सा करंट फ्लो करता है उसको हम आई वी का नाम देते हैं। बाकी सारे के सारे करंट जो है वो क्रॉस कर जाते हैं बेस कैरियर, वो कलेक्टर का करंट बन जाते हैं। तो उस करंट की इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये मैंने प्रीवियसली भी आपको वर्बली बताया था। ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन अगर हमने डिस्कस करना होता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये पीएनपी है। पीएनपी में भी हमेशा हमारे पास क्या होगा, इसको भी हमने जब भी देखना है तो उसमें हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारे पास एमिटर और जो बेस है ये फॉरवर्ड बाइस होने चाहिए। पीएनपी है तो यहाँ पर ये पी साइड होगा, ठीक है, पी साइड है तो उसके साथ बैटरी का टर्मिनल कौन सा अटैच होगा, पॉजिटिव वाला, ठीक है। और एन जो है यहाँ पर नेगेटिव है के साथ अटैच है, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया और ये वाला रिवर्स बाइस हो गया। बाकी सारा ऑपरेशन जो है वो जैसे उसमें स्टडी किया था वैसे इसमें होगा। ट्रांजिस्टर के सिंबल की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, इसको याद रखने का तरीका होता है कि जो एरो वाली साइड है वो एमीटर होगी, एरो अगर जो है वो टुवर्ड्स आउटसाइड है तो इसका मतलब है कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और एरो जो है वो अगर इनवर्ट साइड पे है तो इसका मतलब है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। बाकी इसका ऑपरेशन जो है वो प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिव मोड की जब हम बात करते हैं तो एक्टिव मोड वो होता है कि जिसमें बेस और एमीटर जो होता है, बेस एंड एमीटर जंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड वाइज होता है, बेस एंड कलेक्टर जंक्शन जो होता है वो रिवर्स वाइज होता है। ये भी हम एक्टिव मोड जो है वो डिस्कस करते हैं। सैचुरेशन मोड इसका ये होता है कि जिसमें जो दोनों है बेस एमिटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन दोनों जो है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में होंगे तो ये सैचुरेशन में हो जाएगा। कट ऑफ में क्या होगा कि ऑपोजिट हो जाएगा, दोनों जंक्शन जो है अगर रिवर्स बाइस में होंगे तो ये कट ऑफ मोड में चला जाएगा। ट्रांजिस्टर को अगर हमने सर्किट में कनेक्ट करना तो हमारे पास तीन वेज होते हैं, एक होता है कि हम बेस को कॉमन रख लें, दूसरा होता है कि एमिटर को कॉमन रख लें, और थर्ड वन जो होता है कि हम कलेक्टर को कॉमन रख लें। तो कॉमन बेस टाइप टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि बेस को कॉमन किया जाता है इस तरह से, ये वाली जो बेस है ये इनपुट साइड पे भी आ रही है और ये आउटपुट साइड पे भी कंसीडर होती है, ये कॉमन बेस है।
ये इसमें दोनों के साथ डिस्कस किया हुआ है, एनपीएन के साथ भी और पीएनपी के साथ भी। इसमें करंट एप्लीकेशन अल्फा जो होता है इसको हम अभी देखेंगे। रेशो होती है बेसिकली इसमें कलेक्टर करंट टू चेंज इन एमिटर, मतलब ये रेशो होगी आईसी चेंज इन आईसी डिवाइडेड बाय आईई। इसमें चेंज होगा उसको हम प्रेजेंट करेंगे डेल्टा सी। अभी इक्वेशन भी लिखी हुई नजर आ जाएगी। ये इसको करंट एप्लीकेशन फैक्टर का नाम देते हैं, और ये इसमें हमने जब ये कंसीडर करना होता है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये उस कंडीशन के लिए हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट वीसीपी। प्रैक्टिकली वैल्यू की जो होती है अल्फा की वो लेस देन यूनिटी होती है, और नॉर्मली इसकी रेंज होती है 0.9 से 0.99 तक होती है एक्चुअल में। तो टोटल एमीटर करंट होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये सम होता है कलेक्टर करंट और बेस करंट का। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली जो अल्फा आई ई की वैल्यू आई है, ये आपके पास प्रीवियस इक्वेशन से आई है यहाँ से। अगर आपने यहाँ से आई सी की वैल्यू कलेक्ट करनी हो तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आई सी की वैल्यू आ जाएगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इसको देखनी है तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू कब आती है 0.99, जब हमारे पास वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो इसमें हम ये जो है इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम डिस्कस करते हैं। एक्टिव रीजन में हमने जैसे 3 रीजन डिस्कस किए थे, एक सैचुरेशन रीजन डिस्कस किया था, एक कट ऑफ रीजन डिस्कस किया था और एक एक्टिव रीजन डिस्कस किया था। तो ये जो अनशेडेड एरिया सैचुरेशन रीजन में क्या था, जब दोनों हमारे पास फॉरवर्ड बाइस में थे, कलेक्टर बेस और एमिटर बेस दोनों फॉरवर्ड बाइस में थे, तो ये सैचुरेशन रीजन था। कट ऑफ रीजन जिसमें दोनों रिवर्स बाइस थे, और इसमें एक फॉरवर्ड में होगा और एक रिवर्स में होगा। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या है हमारे पास कि जैसे ही हमारे पास थोड़ा सा जो वोल्टेज है वो बढ़ना शुरू होता है तो हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट हो जाती है। इसमें क्या है कि स्टार्ट वाले रीजन में क्या होता है कि आईसी जो है वो लीनियरली वेरी करता है वीबीसी के साथ, ठीक है। कि जैसे ये बढ़ता है वैसे ये लीनियरली बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये तब होता है जब वीबीसी बहुत स्मॉल होता है। वीबीसी जैसे ही थोड़ी सी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है तो ये कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर लिखा भी होगा क्या, एज वीबीसी इंक्रीजेस आईसी बिकम्स कांस्टेंट। तो आउटपुट इसकी रेजिस्टेंस को अगर आपने कैलकुलेट करना हो, इनपुट रेजिस्टेंस को और आउटपुट रेजिस्टेंस को, तो इनपुट में क्या होगा कि वीबीई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई होगा, मींस टू से बेस एमीटर का वोल्टेज और एमीटर वाली साइड का करंट, ये इसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस जब भी आपने करनी होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे कलेक्टर करंट और कलेक्टर के साथ जो वोल्टेज होगा वो काउंट होगा, तो वीबीसी डिवाइडेड बाय आईसी आ जाएगा। ये इसकी कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी। इसमें एमीटर को हमने कॉमन रखना है तो एमीटर इस साइड पे होगा, बेस इस साइड पे हो जाएगा और ये कलेक्टर है, ठीक है। और ये एनपीएन के साथ है और ये पीएनपी के साथ है। अब जो है इसमें बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर पीछे हमने डिस्कस किया था, अल्फा किया था करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब जो है ये बेस करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसकी जो इक्वेशन है वो जैसे लास्ट वाली हमने डिस्कस की थी अल्फा की, वैसे इसकी है। इसकी बीटा की हो क्या होगी, कलेक्टर करंट के साथ बेस करंट को चेंज इन कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट। तो इसकी जो नॉर्मली 5% ऑफ एमिटर करंट जो होता है वो फ्लो होता है बेस में से, ठीक है। तो एम्प्लीकेशन फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 20 होता है। तो नॉर्मली इसकी जो रेंज है वो 20 से लेके 500 तक होती है। तो अल्फा की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हमारे पास 0.9 से 0.99 थी। तो ये इसकी बीटा वाली जो वैल्यू वो हमने अभी कैलकुलेट की है। अल्फा की इक्वेशन जो हमारे पास ऑलरेडी है, इसको याद रखने का तरीका मैं सिंप्लीफाई वे में बता देती हूँ कि दोनों के नॉमिनेटर में जो है वो आईसी ही आएगा, ठीक है, चेंज इन कलेक्टर करंट। डिवीजन में जो आपके पास डिनोमिनेटर आता होता है, न्यूमरेटर में आपके पास डेल्टा आईसी ही आएगा दोनों में। डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो एक में बेस करंट आ जाएगा, बीटा है तो यहाँ पर बेस करंट आ जाएगा, अल्फा है तो यहाँ पर एमीटर करंट आ जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका है। ये वाली इक्वेशन है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। यहाँ से जो है वो आप क्या करेंगे, फर्ज करें अगर आप बेस करंट जो है उसको एक साइड पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आई बी को एक साइड पे ले जाएंगे, आई ई और आई सी दोनों जो है वो माइनस में आ जाएंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, इसमें मजीद वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करना है। अब जो है यहाँ से आपने आई बी की वैल्यू जो है वो निकाल ली है, ठीक है। ये वाली जो है आई बी की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट करें आप, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करने से क्या होगा, डेल्टा आई सी एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पर ऊपर एज इट इज आ गया, बाकी नीचे जो ये वैल्यू आ गई इसकी आई बी की जगह पे डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी। अब क्या होगा, इस इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आप यूँ समझ लें कि बीटा को हम अल्फा की टर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे किसके साथ, आई ई के साथ। ऊपर भी यहाँ पर हम इसको आई ई के साथ डिवाइड कर लें, नीचे वाली दोनों इक्वेशन को भी आई ई के साथ डिवाइड कर लेंगे। जब इस तरह से डिवीजन करेंगे तो ये तो आपको पता है, ये तो सीधा सीधा अल्फा बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके 1 बन जाएगा, ये भी अल्फा बन जाएगा। तो हमारे पास बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल में और कैलकुलेशन में यूज किया जाता है और एक तरह से इन दोनों का रिलेशनशिप भी शो करता है। जैसे हमने कॉमन बेस और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल जैसे उसका ऑपरेशन था वैसे ही इसका होगा। जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि आपने इस कंपैरिजन वाले टेबल को अच्छे तरीके से याद रखना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, तीनों के केसेस को जो है वो सेपरेट सेपरेट आपको बताया हुआ है कि कॉमन बेस के केस में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, कॉमन एमिटर के बेस केस में क्या होती है और कॉमन कलेक्टर के केस में क्या होती है। बारी बारी जो इनकी सारी जो कंपैरिजन वाली ये चीज़ें सारी आपने याद रखनी है, आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही था। अभी तो मेरे ख्याल से सेमेस्टर भी एंड हो गया है तो सिलेबस भी कंप्लीट है, इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।